नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि बबीता मैम का आज बर्थडे है और सभी स्टूडेंट्स ने लगभग सभी ब्रांचेस पर सेलिब्रेट किया। उनका 40वां जन्मदिन है। आज 40 साल उनकी उम्र के पूरे हुए। बबीता मैम को एक सफल महिला माना जा सकता है। बबीता मैम का बहुत ज़्यादा जो है फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा बच्चे उनको प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। उनकी ज़िंदगी से सीखा जा सकता है और हर एक आदमी उनकी ज़िंदगी से सीख सकता है। तो कुछ बातों के ऊपर हम लोग जो है बातें करेंगे, कुछ लोगों चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बबीता मैम के साथ। यहीं पर है, मेरे साथ ही ऑफिस में बैठी है, मैं भी ऑफिस में। हम लोगों ने सोचा कि ऑफिस में बैठ करके आराम से बातें करते हैं और आप सभी लोग इसके साथ जुड़ सकते हो। सभी लोग अगर लिंक शेयर कर देंगे तो बहुत लोगों तक जो है ये इंस्पिरेशन जाएगा। बबीता मैम जैसी लड़कियां भी हो सकती हैं। बबीता मैम जैसी लड़की बनने के लिए क्या करना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन्होंने क्या ध्यान रखा, किन चीज़ों को छोड़ा और किन चीज़ों के साथ वो जुड़ी रही, इन सब चीज़ों का जो है असर सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। आप लोग अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हो, आप लोग अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो दिखा सकते हो, हर जगह पर इस लिंक को शेयर कर सकते हो ताकि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिले। किस प्रकार से पेरेंट्स, किस प्रकार से जो है घर वाले एक बच्चे को रोकते हैं और किस तरीके से बच्चे को उड़ान देते हैं, ये बबीता मैम की स्टोरी में आएगा और आप सभी लोग इस बात को देख सकते हो। बीच बीच में जैसे बहुत कम ऐसा होता है कि हम दोनों लोग ही इकट्ठे होकर के जो है वो करते हो, तो कुछ सवाल और कुछ क्वेश्चंस उन सब चीज़ों के साथ रहेंगे और आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी सवाल करेंगे, उन सवालों को भी मैं बीच बीच में कमेंट देखता रहूँगा। आप सभी लोग जो भी मन करे तो वो सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवाल मैं पूछूंगा, कुछ मैम जो है अपनी तरफ से बताएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। चलिए, जैसे मैं एक जो है बच्चों को बोलता हूं, जैसे एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास का स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट जो है 12वीं पास करके कॉलेज जाता है। कुछ लोग जो है 12वीं पास करके गवर्नमेंट जॉब का रास्ता पकड़ते हैं। तो 12वीं पास करने के बाद बबीता मैम ने क्या किया था, पहला हम इस बात के ऊपर बात करेंगे और बबीता मैम के पापा ने बबीता को क्या कहा था उस टाइम पर जब इन्होंने 12वीं पास की, कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए पेरेंट्स को जाना होता है, पापा साथ गए थे। वहां से निकलते टाइम बबीता मैम को क्या कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीखने की और समझने की बात है। आप सभी लोग सुनिए बबीता मैम का जवाब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत 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 सारा शुक्रिया आज का दिन इतना ख़ास बनाने के लिए। आज मैं 40 साल की उम्र का एक पड़ाव, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव, जिसमें कि जीवन के दो फेज़ आ जाते हैं। एक जब आप स्टूडेंट होते हैं और एक जब आप अपनी लाइफ में एक करियर का चुनाव करने के बाद सेटल हो जाते हैं। तो मैं उन दो पड़ाव में से दूसरा पड़ाव मेरा चल रहा है और पहला पड़ाव पास करके दूसरे का भी मैंने एक लंबा हिस्सा आप कह सकते हैं कवर कर लिया। तो जब मैं 12वीं में थी, 12वीं के बाद 12th में मैंने बहुत मेहनत की। आर्ट्स थी मेरे पास, ह्यूमैनिटीज़ थी, मैंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मेरे ये बात है सन 2000 की, मेरे 82% मार्क्स आए थे ह्यूमैनिटीज़ में। आज से 22 साल पहले 82% मार्क्स आना बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। और मेरा फर्स्ट लिस्ट में DU के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन हुआ। मेरे घर के पास पड़ता था साउथ कैंपस, जो साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो पार्ट्स हैं ना, एक नॉर्थ वाले एक साउथ वाले। तो साउथ कैंपस में सबसे बेस्ट कॉलेज उस जमाने में वेंकटेश्वरा हुआ करता था। तो वेंकटेश्वरा में मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया। वहाँ जैसे फादर के साइन चाहिए थे एक दो जगह उस ज़माने में, क्योंकि ऑनलाइन और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो मैं अपने फादर को लेके गई। मुझे आज भी याद है, फीस जमा करा दी थी और तब हमारी फीस लगी थी 3660 रुपये। तब ये फीस बहुत बड़ी हुआ करती थी, मतलब एक बड़ा अमाउंट मानिए 3660 रुपये को। उस फीस को जमा कराने के बाद जैसे पापा के एक दो जगह साइन हुए थे, हम वापस आ रहे थे। उस टाइम पे हम घर में ऐसे कोई साधन थे नहीं, DTC बस में ट्रेवल किया करते थे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सरकारी बसें चलती हैं दिल्ली में। तो उस बस में मुझे आज भी याद है, पापा ने कहा था कि बेटा बेशक कॉलेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, फीस भर ही दिए, लेकिन कॉलेज करने के बाद भी फाइनली तो रोजगार ही चाहिएगा। वो मुझे आज भी वो बस में, DTC बस में, मैं और पापा, हमें दोनों को सीट नहीं मिली थी, हम खड़े हुए थे और मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब मुझे सच में ये फील हुआ था कि हाँ, मैं ग्रेजुएशन कर भी लूंगी तो भी तो मुझे फाइनली बेरोजगारों की लाइन में आके ही खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया
कि ये फीस साइड में रख दी। उसी बीच में ना उस टाइम पर दिल्ली में डाइट में एंट्रेंस के लिए टेस्ट हुआ करता था, एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने उस टेस्ट में तैयारी की अपनी पूरी। एनसीईआरटी मैंने 12th से एक दिन छुट्टी की थी बस, 12th के एग्जाम के बाद तुरंत से सारी पढ़ डाली थी। और पढ़ने का मुझे शौक पहले से ही था। वो पढ़ने के बाद फिर अपना पेपर दिया, उस पेपर में मेरा नंबर आ गया। और फिर फाइनली मुझे लगा कि बजाय कॉलेज जाने के, क्योंकि देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिनके पास पैसा बहुत होता है, एक वो जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, साधन कम होते हैं। मैं सेकंड कैटेगरी वालों में से थी, जिम्मेदारी ज्यादा और संसाधन कम। तो मुझे रास्ता समझ में आया कि 12वीं के बाद नौकरी का रास्ता पकड़ना चाहिए। मेरे सभी संगी साथियों ने कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में सबने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन मैंने उस दौर में फिर डाइट में एडमिशन लेके 2 साल वहाँ लगा के, और हम लोगों का रिजल्ट आया उससे पहले ये हो गया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब्स आ गई थी। 2003 की घटना है ये। 2003 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ज्वाइन कर ली, और 1982 का दिसंबर मेरा बर्थ ईयर था, तो मेरी उम्र 21 साल भी नहीं हुई थी। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर ने मेरी वो जो पहली एक बैंक अकाउंट की कॉपी बनती है जिसमें आपकी सैलरी आती है, अकाउंट में सैलरी आया करती थी, वो कॉपी अभी भी मेरे फादर ने संभाल के रखी हुई थी। जब मैं लास्ट टाइम अपने घर गई कई महीने पहले, तो मेरे फादर ने वो कॉपी मुझे दी। अब वो मैंने संभाल के अपने पास रख ली, क्योंकि उसमें पहचान है कि मैंने 20 साल में, मेरा वो बहुत यंग सी एज का फोटो लगा हुआ है, और मेरी पहली सैलरी जब मेरे अकाउंट में आई थी 5,000 रुपये। वो 5,000 रुपये आज के ज़माने के, आप ये मान लीजिए आज जो 5 लाख की कीमत नहीं है, वो मेरे लिए 5,000 की कीमत थी। तो बड़ा जैसे एक लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जर्नी मैं अगर देखूं, तो वहां से मेरी जो एक वो बात थी ना पापा की कि ग्रेजुएशन के बाद भी क्या करेगी, भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत पैसा हमारे पास नहीं था। वहां से मुझे समझ में आ गया था कि भाई पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊं। इसके बाद फिर मैं पढ़ती गई, मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन मैंने नौकरी में आने के बाद की है। इनफैक्ट ग्रेजुएशन पूरी तो मेरी शादी के बाद हुई है, क्योंकि 2 साल वहां लग गए थे। फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया। ऑल ओवर इंडिया मेरा फर्स्ट रैंक आया। ये सन 2007 की बात है। टिल डेट ऑल टाइम हाई हाँ, रैंक उस टाइम तक। अब मुझे नहीं पता। अब मैंने पता 2000 करवाया था एक बार। अच्छा, 2007 में उस 1985 में अपनी इग्नू बनी थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें बीएड का एंट्रेंस होता था। तो 2007 तक उतने मार्क्स किसी के नहीं आए थे जितने मेरे आए थे। 2007 में मेरी बेटी का जन्म हुआ था। जब वो 7-8 दिन की थी, तब उतनी छोटी बेटी को लेके मैं और इग्नू गए थे हम लोग। वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए थे। तो जब मुझे ध्यान है, जब मैं एंट्री गेट पर थी, तो बाकी जो स्टूडेंट्स है सब यंग थे, और बेटी बहुत छोटी थी। तो मैंने वो शॉल वॉल, नवंबर का टाइम था, मिड नवंबर का, तो जैसे जिसके बच्चे छोटे होते हैं वो जानते हैं कि थोड़ा ढक के रखना पड़ता है। तो मैंने वो सर्वर पूरा ढका हुआ था, स्कार्फ वगैरह लेके, शॉल वगैरह लेके। तो जो मेरे आसपास के लोग थे उन्हें लग रहा था पता नहीं कौन ये आंटी टाइप आ गई हैं। जब वहां पे नाम बुलाया गया कि भाई, और जो जो मैम थी, जो मेन हेड थी वहां, उन्होंने जब नाम बुलाया, बबीता त्यागी फर्स्ट रैंक होल्डर, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज भी फील करती हूँ उस पूरे हॉल की नजरें मेरी तरफ थी, और सबकी नजरों का एक नजरिया ही बदल गया था लोगों का। उनके मन में एक अलग सी रिस्पेक्ट मुझे देखने को मिली। जो पहले सोच रहे थे कि ये क्या ऐसी कोई महिला उठ के आ गई है, जब उन्होंने देखा कि इसका फर्स्ट रैंक है। तो मेरी छोटी सी बेटी मेरी 7-8 दिन की थी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके जीवन में आपको फील कराती हैं कि आप जो मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इज्जत, आपके लिए लोगों के मन में एक प्यार, एक रिगार्ड पैदा करती हैं। और मुझे ध्यान है, तब से मैंने महसूस किया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। और आज 2022 में मैं प्राउड से कहती हूँ, मैं आज भी मेहनत कर रही हूँ, मैं आज भी पढ़ती हूँ। और पढ़ना मेरा सबसे पसंदीदा काम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तरह तरह की किताबें पढ़ना। मैं आज भी शायरों को सुनती हूँ। मैं कुमार विश्वास को अभी भी सुनती हूँ। उनकी कुछ मतलब जबान जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। विकास दिव्य कीर्ति जी का बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी कुछ इस तरह के बड़े बड़े कवि हैं जिनको सुनना मुझे बेहद पसंद है। तो मेरी लाइफ जो है ना, अगर मैं देखूं तो मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं कोई इनबॉर्न जीनियस नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की। हर लड़की जैसी होती है ऐसी ही मैं थी। बस मेरे फादर बहुत समझदार आदमी थे। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, आज़ादी दी बाहर निकलने की, और एक तरह का विश्वास दिखाया। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। चलिए, आप लोगों ने एक बात सुनी, जैसे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं भाई। एक वे जिनके घर में फैक्ट्री लगी हुई है, कोई धंधा चला हुआ है, कोई काम है, दुकान है, कुछ भी चल रहा है, उनके पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा नहीं है तो वो मजे करने के लिए कॉलेज में जाएं,
वो डिग्री लेने के लिए कॉलेज में जाएं, पढ़ने के लिए कॉलेज में जाएं, सही है। लेकिन जिन घरों में दिक्कत है, जिन घरों में प्रॉब्लम है, भाई 2,000 रुपये देने को नहीं है, 10,000 रुपये फीस देने को नहीं है, अब कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, तो अगर फीस के पैसे नहीं तो कपड़ों के पैसे कहाँ से उनके पास। उन लोगों को चाहिए कि वे पहले अर्निंग का रास्ता देखें और डिग्री बाद में ले, जैसे बबीता मैम ने किया। 12वीं के बाद बीए में एडमिशन लेने के बावजूद अपनी फीस रिफंड करवाई, कुछ कटी कुछ वापस मिली, और उसके बाद जेबीटी की, और 21 साल से कम उम्र में गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो गई थी, और गवर्नमेंट जॉब 10 साल करने के बाद छोड़ करके और तब जो है सेंटर में पढ़ा रही है, और आप लोगों का प्यार, ये सब चीज़ें मिल ही रही है। चलिए अगली बात हम करते हैं मैम से। इसी प्रकार की बातें हम जो है मैम के साथ 2-3 बातें करेंगे जो कि जो है करनी चाहिए। जैसे बबीता मैम ने जो है जेबीटी की, जेबीटी करने के बाद जब ये जो है जॉब की तैयारी करने के लिए आए थे, हम लोग वहाँ पर इकट्ठे पढ़ते थे, बहुत बार हमने बताया है। तो बबीता मैम का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि जब वो पढ़ने आई थी तो क्या डिसीजन इन्होंने लिया। ये जो है जैसे 12 फरवरी को आई थी, और आज भी मुझे वो डेट याद है, वो दिन याद है जब मैंने जो इनको पहली बार देखा था रूम के अंदर जब ये आई थी। तो 12 फरवरी को 2005, हमारी बातचीत नहीं थी, ना हमारी जान पहचान थी, ना कोई भी ऐसी बात थी। तो 2005 में जब ये आई तो वो कोर्स स्टार्ट हो गया था जनवरी में, 25 जनवरी को उसकी जो है काउंसलिंग थी, उसमें बताया गया था 27 से चालू किया गया था। ये 27 जनवरी से और 12 फरवरी, डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों लिया। और अगर ये कोचिंग ना लेती तो 2 चीज़ों से महरूम रहती, हो सकता है जॉब ना मिलती और मेरे से शादी होने का तो फिर मतलब ही नहीं था। तो पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे मैम का उस टाइम पर। मेरे से तो बहुत बार सुना, मैम से सुनेंगे। जब मैंने पहले दिन ये डिसीजन लिया, एक्चुअली क्या हुआ, जॉब्स आई थी, और जैसा आज आप सुनते हैं ना कि अब बड़ी नौकरियां फिर नहीं आएंगी, फिर नहीं आएंगी, ऐसा सदा से हम भी सुनते आए थे कि ये लास्ट बड़ी नौकरियां हैं, शायद फिर ना आए। तो मुझे लगा कि भाई रिस्क क्यों लेना, तो मुझे कोचिंग ले लेनी चाहिए। तो मैंने उस टाइम मैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रही थी, एमसीटी स्कूल में मैं ऑलरेडी जॉब में थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे एक ट्राई करना चाहिए। मेरा स्कूल था इवनिंग शिफ्ट का, तो सुबह मैं कोचिंग सेंटर पहुंच गई। दिल्ली में टीएन कॉलेज था, बहुत बढ़िया टीचर्स ने हमें पढ़ाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिनके कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो जब मैं पहले दिन गई तो सुबह मुझे 5:40 की बस लेनी पड़ी, गांव में हम रहा करते थे। 5:40 की बस लेके मैं वहाँ गई, मैंने क्लास ली जाके, और जैसे क्लास लेके फिर वापस स्कूल में, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना था, दोपहर का स्कूल था। मुझे घर पहुँचते पहुँचते उस दिन बाई चांस मेरा ऐसा हुआ कि बस भी खराब हो गई, और रात में मुझे घर पहुँचते मुझे 9:30 बज गए। सुबह 5:40 की बस में मैं निकली थी अपने घर से, और मुझे 9:30 बज गए। और मैं आपको बताऊं, लिटरली मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग नहीं लूंगी। मैं ये सोच के सोई थी रात में कि मैं कोचिंग में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कैसे मैं इतनी भागदौड़ करूंगी, कैसे पढ़ूंगी, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, एक कोई प्राकृतिक शक्ति होती है जो आपको मोड़ रही होती है। अगले दिन सुबह मैं फिर से उठ गई 4:30, और मुझे लगा नहीं, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊंगी कि मैं इतना हेक्टिक शेड्यूल कैसे फॉलो करूंगी, सुबह निकलूंगी रात में घर आऊंगी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगले दिन सोच के जब मैं सोई थी रात में कि मैं कोचिंग नहीं लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अगले दिन फिर सुबह अपना बैग उठा के 5:40 की बस लेके कोचिंग सेंटर पहुंच गई। और उस दिन के बाद मैंने शायद सिर्फ एक दिन छुट्टी की थी, सिर्फ एक दिन छुट्टी की, बाकी मैंने कभी छुट्टी नहीं की। उस सेंटर में सबसे पहले पहुंचने वालों में मैं थी। वहां सिर्फ वो सेंटर खोलने वाला कोई एक आधा, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ वाला, कोई साफ सफाई वाले, या सबसे पहले स्टूडेंट के रूप में मैं पहुंचती थी। क्योंकि मेरे गांव से बस 5:40 के बाद 6:20 की थी, अगर उसमें जाती तो मैं पहली क्लास मिस कर देती। मैं पढ़ाई के प्रति कभी से ही समर्पित थी, बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन डेडिकेटेड थी, हार्डवर्किंग थी। रोज सबसे पहले सेंटर में पहुंच के जब तक स्टूडेंट्स आते तब तक मैं कल जो पढ़ाया था पिछले दिन का वो सारा रिवाइज कर लेती थी, सारी चीजें, एक मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक था, और जब मैं पहुंची तो मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि मेरा एडमिशन लेने का फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि आधे से ज्यादा मैथ्स के टॉपिक तब तक निकल चुके थे। लेकिन फिर परिमल सर का साथ मिला, उसके कारण मैथ्स धीरे धीरे समझ में आने लगा, और मैंने फील किया कि मैथ्स तो ऐसी चीज है ही नहीं जो किसी को समझ में ना आए। और मैं जो मैथ्स में अपने आप को बिल्कुल ही जीरो मानती थी, DSSB में मेरे ख्याल 20 में से शायद 12 या 14 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे जो मुझे नंबर मिले। नहीं तो मेरा ये हाल था कि मैं सोची थी मेरा तो एक भी नंबर आएगा ही नहीं। बाकी सब सब्जेक्ट्स मेरे परफेक्ट थे, हर सब्जेक्ट में माहिर, चाहे वो इंग्लिश था, हिंदी था, जीके था, करंट अफेयर्स था, सभी चीज़ों में सबसे आगे। लेकिन मैथ्स के कारण मैं हमेशा पीछे रह जाती थी। मतलब मुझे फील होता था कि मैं
टॉपर्स में रह सकती हूँ अगर मैथ्स पे मेरी कमांड हो। तो वो कमांड फिर बनाने के लिए मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। हाँ, फ़ायदा हर एक सब्जेक्ट में मिला क्योंकि टीचर्स के सानिध्य में आप हमेशा सीखते हैं। तो जो मेरा सोशल पहले ठीक ठाक था वो और बेहतर हो गया, हिंदी जो पहले ठीक ठाक थी वो और बेहतर हो गई, और बहुत कुछ सीखने को मिला उस दौर में, जिसके कारण आज मैं यहाँ बैठी हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज मैं पढ़ाने में सक्षम हूँ। हाँ, एक दिन जो है, जिस दिन जो है मैम ने बोला कि जो है मैम ने एक दिन छुट्टी मारी थी, मैंने उन्हीं उसी दिन इनको फ़ोन किया था कि आज जो है तुमने छुट्टी क्यों कर ली, आज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो इन्होंने कहा कि मैं ज़रूरी बात करनी थी, बताओ। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मुझे सामने बैठ के ही बात करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। फिर भी इन्होंने कहा कि बताओ। मैंने कहा नहीं। मैं कहा कि तुम जो है आ जाओ। बोली मैं आ तो नहीं सकती हूँ, बहुत बार जो है वो करके विचार करके, और फिर ये नहीं आई। अगले दिन हम लोग मिले थे और अगले दिन पहली बार हम लोग जो है सेंटर के बाहर गए थे बाइक पर बैठ के, और उस दिन मैंने इनको जो है प्रपोज किया था कि हम लोग बहुत बेहतर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। उस एक्सपीरियंस पर मैम कुछ बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी। देखिए, मुझे लगता है ना कुछ चीज़ें शायद डेस्टिनी आपको मोड़ रही होती है, शायद किस्मत आपको एक तरफ ले जा रही होती है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल अलग विचारधारा की लड़की थी और मेरा तो ये मानना था कि भाई पढ़ना लिखना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, और अरेंज मैरिजेस में मैं विश्वास करने वालों में से थी। पर अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं एनालाइज करती हूँ 40 साल की उम्र में कि कुछ चीज़ों के लिए भगवान ने आपको चुना है, ईश्वर ने उन चीज़ों के लिए आपको चुना है, और वो आपके दिमाग को उस टाइम पे ऐसी डायरेक्शन देता है कि आप उस रास्ते पे अपने आप चल पड़ते हैं। तो शायद परिमल सर का एक जीवन साथी के रूप में चुनाव करना, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा थी। बहुत सारी लोगों की लाइफ को बदलने के लिए हम लोगों को एक दिशा में चलना जरूरी था, और शायद इसीलिए हम लोगों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुना, और आज इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा के इस काबिल बनाने में दोनों मिलके सक्षम है। अगर मैं अकेली कहीं पढ़ाती तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा पाती, परिमल सर भी कहीं पढ़ाते तो एक मैथ्स पढ़ा पाते, और जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो शायद ये ईश्वरीय कृपा रही। मेरा तो मानना है, मैं थोड़ी सी आस्तिक टाइप की हूँ, कि इस काम के लिए शायद भगवान ने मेरा चयन किया कि मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में तब्दीली ला पाऊं। मजदूरों के घरों से आने वाले लड़के लड़कियां, किसानों के बेटे बेटियां, ऐसे बच्चे जिनका गांव में कोई स्टैंड नहीं है, जिनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या माँ मजदूरी करती है, पिताजी का हाथ सर पे नहीं है, ऐसे बच्चे जब आते हैं नौकरी लग के तो मुझे प्राउड फील होता है। और फिर मैं 100% मुझे लगता है कि ये हो ना हो, ये भगवान की ही चाहत थी कि हम मिलके जीवन साथी के रूप में काम करें, और जीवन साथी से ज्यादा हम समाज के लिए कुछ अच्छा बेहतर काम करके दिखाएं। जी। हम लोग, जो मैंने बताया कि 12 फरवरी को मैंने पहली बार देखा था, और शायद फरवरी ही था वो जो है 28 फरवरी, जिस दिन हम लोगों ने प्रपोज किया था कि हम लोग जो है जीवन साथी के रूप में अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत लंबा टाइम नहीं जिया था, और जितने हमारे साथ कोचिंग लेते थे फिर वे बाद में मिले, तो उन लोगों ने भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर जो है बात हुई। बोला अच्छा, इतने कम समय में आप लोगों ने लव मैरिज कर ली और ये डिसीजन ले लिया। तो हाँ, ये हम लोगों का थोड़ा जल्दी का डिसीजन था, लेकिन दोनों की ही नज़रें थोड़ी सी पारखी ज़्यादा थी और हम लोग सही चुनाव कर पाए। और आज अपने उस डिसीजन को बहुत प्राउड के साथ जो है महसूस करते हैं लाइफ में कि कितना अच्छा हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो है बबीता का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शंस तो मेरे भी हो ही रहे थे, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। तो बबीता को फिर मैंने कहा कि तुम जो है क्यों खाम खाई जो है गवर्नमेंट जॉब में वहाँ लगी हुई हो, हम लोग सेंटर में आकर के बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और वो आज हो भी रहा है, आज बिल्कुल सामने सबके है भी। तो बबीता मैम जो है उस डिसीजन को किस तरीके से देखती है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से कह रहा था कि जॉब को छोड़ करके और बच्चों को पढ़ाते हैं, जॉब को छोड़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फिर वो एकदम से जो है हम लोग जो है दिल्ली जा रहे थे, और रास्ते में हम लोगों ने 4 बातें की, और रास्ते में जो है जा करके हम लोगों ने वो रिज़ाइन जो है दे दिया था। सब लोग ऐसे मजाक मान रहे थे, बोला ऐसे रिज़ाइन थोड़ी दिया जाता है। तो वो रिज़ाइन था, और तब से जो है मैम लगातार सेंटर में ही पढ़ा रही हैं। तो एक टफ डिसीजन था गवर्नमेंट जॉब में होते हुए गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना, और बहुत लोग इस काम को कर नहीं पाते हैं। बबीता मैम इस पर कुछ नज़र डालेंगी, आप सुनिए। कई बार मैं जब एनालाइज करती हूँ अपने जीवन के इन 40 वर्षों को, तो मुझे लगता है मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन बहुत जल्दी ले लिए। शादी का डिसीजन तुरंत से ले लिया था, ऐसे ही जॉब छोड़ने का डिसीजन भी बहुत बहुत जल्दी ले लिया, जैसे बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ इस तरह की पावर्स होती हैं जो आपका चुनाव करती हैं कि आपको ये काम करना है। लोग पता नहीं हजारों लोगों से बातचीत करते हैं, नौकरी छोड़ना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के नज़रिए से देखूं तो नौकरी छोड़ना, जैसे हर कोई जो भी सुनता है वो कहता है ये क्या बेवकूफ़ी थी।
लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से ना अपने आप डेस्टिनी बनती चली गई, और वो क्विक डिसीजन आज मुझे प्राउड है कि मैंने लिया। वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को अगर मैं देखती हूँ तो ये इसलिए पूरा हो पाया, मैं खुल के इसलिए काम कर पाई क्योंकि मेरे ऊपर दबाव नहीं था। गवर्नमेंट जॉब में रहती तो एक दबाव में काम करती और फिर ये बात नहीं बन पाती। आईसीएस जिस मुकाम पर आज है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन रहा, और समय रहते सही डिसीजन ले लेने से आपकी जीवन जो है ना उसकी दिशा अगर ठीक है तो फिर आप आगे तक तरक्की करते जाते हैं। और इन डिसीजंस में बहुत बड़ा कारक तो कहीं ना कहीं परिमल सर ही रहे, क्योंकि मैं अपने आप को देखूँ तो मैं इतना क्विक डिसीजन लिए तो मैंने ही है दोनों, चाहे वो शादी का था या फिर नौकरी छोड़ने का। लेकिन परिमल सर पे फेथ था कि कह रहे हैं तो तजुर्बा है इनके जीवन का और ठीक ही कह रहे होंगे। एक डिसीजन और जो है बबीता ने लिया था, जो मैं कई बार बताता हूं कि मैथ्स का एक पेपर हुआ था। अगर पेपर के अनुसार होते तो मेरे 44 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मैंने 44 मार्क्स की बजाय जो 4 उसमें क्वेश्चन गलत थे, वो भी घटनाएं मैंने कई बार बताई हैं। मेरे 48 मार्क्स आए 50 में से। टीचर ने मेरी ही जिद में वो पेपर लिया था और मुश्किल पेपर बनाया था। 48 मार्क्स मेरे बने थे, बबीता मैम के 12 नंबर बने थे। तब मैंने बबीता को कहा था कि क्या जिस रास्ते पर तुम पढ़ाई कर रही हो इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। शायद इसके आने के 3 या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद वो पेपर हुआ होगा, और 5-6 दिन बाद मैंने जो है इससे फिर बात की थी। एक बार जो है इन्होंने क्या सोचा उस बात के ऊपर एक बार बताएंगी। ये तुम लोगों के बहुत काम आने वाली चीजें हैं। इस वीडियो को तुम सुनोगे तो बहुत काम की बात है, सार गर्भित बातें हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं जी। जब मैथ्स का टेस्ट हुआ तो इनके मार्क्स आए 48 50 में से। मुझे शायद 3 या 4 दिन हुए थे, मैं मैथ्स में वैसे भी फिसड्डी थी, मुझे मैथ्स कभी अच्छा नहीं लगा, कभी समझ में ही नहीं आया, और मेरे गिरते पड़ते नंबर आए थे 12। 12 और 48 में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। एक बहुत बड़ा कारण शायद ये भी रहा कि जैसे मैंने ये देखा है, इंसान जो होता है ना वो उससे ज़्यादा पसंद करता है जो कमी उसे लगता है मेरे अंदर है, वो दूसरे में उस कमी ना हो ऐसे इंसान को ढूंढता है। तो मेरा जो मैथ्स बहुत कमज़ोर था, परिमल सर का मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। तो परिमल सर जो अच्छे लगे, या जो एक होता है ना कि आपको वो आदमी लगे कि हाँ इसके अंदर कोई बात है, इसका बड़ा कारण यही था क्योंकि इनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। तो वो 12 और 48 का जो अंतर था वो कवर अप करना था, उसके लिए मेहनत करनी थी। और फिर परिमल सर ने जैसे मैथ्स वैथ्स जितने क्लास के बच्चे थे सब इनसे पूछते रहते थे, तो फिर एक इमेज इनकी बड़ी पॉजिटिव थी मैथ्स को लेके, जिसका कि फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स हमारे पूरे क्लासमेट्स जितने थे सबको मिला। मुझे भी मिला क्योंकि मैथ्स सीखने को मिल गया। और फिर मुझे लगने लगा कि मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे अगर आदमी काम ना करे तो दिक्कत है, लेकिन अगर काम करे तो जितना सोशल में दिमाग लगाना पड़ता है या साइंस समझनी पड़ती है उतना मैथ्स नहीं समझना पड़ता। मैथ्स को एक बार ढंग से समझ लो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद तो सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे जी। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन जो है चीज़ें डिस्कस करने को बहुत है। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो आप लोग इसके ऊपर जो है एक बार थम्स अप का जो है निशान लगाएं, ये इसके ऊपर कमेंट करें कि जो है कंटिन्यू करें। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो है ये ओवर करनी चाहिए, किसी और वीडियो में हम बाद में इसमें डिस्कस करें, तो उसके ऊपर तुम जो है बता सकते हो। मैं तुम्हें घटना सुनाता हूँ। मैम जो है मिस कर रही है। मैंने जो है जब इनके 12 नंबर आए थे तो बैठ करके जो है मैं अगली लाइन में था, ये पिछली लाइन में थी, और मैंने पेपर दे दिया था। पेपर दे करके मैंने सबके ऊपर नज़र घुमाई तो बबीता मैम की तरफ जो है नज़र गई थी। जैसे एक लाइन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं माना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम बैठे थे वहां पर, मेरे साथ जो मेरी उम्र जो है मेरे ख्याल से उस टाइम पर 28 थी, और जो बाकी लोग थे जो हमारे साथी थे वे भी जो है 25-26 के होंगे ही। तो 25, 26 और 28 में तो सब लोग जो है, जैसे बाकी लोग जो है 20, 22, 21 के भी थे। जैसे बबीता मैम जो है 21 साल की उस टाइम पर थी, 22 की होंगी। तो जो है इस एज में जो है और 28 में एज में फ़र्क होता है, 6 साल का फ़र्क था। फर्स्ट इंप्रेशन जब इन्होंने जो है क्लास में आई और जो है नज़र मारी हमारे पूरे ग्रुप को, तो हमारे ग्रुप की तरफ इन्होंने जो है सोचा था कि ये बुजुर्गों का ग्रुप है और नालायक होंगे, आज तक इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। तो ये इंप्रेशन हमारे ग्रुप की तरफ था, मैं भी उसी ग्रुप का हिस्सा था और मुझे देख करके ऐसे सोचा था। दूसरा, जब जो है मैम को मैंने देखा था तो मुझे जो है ऐसा एहसास हुआ था कि ये बेचारी दुखी आत्मा लड़की है और टेंशन सी में, वरना कोचिंग लेनी थी तो पूरी फीस देनी थी तो शुरुआत में क्यों नहीं आई। उसके बाद फिर जो है जैसे कुछ इंसिडेंट क्लास में से ऐसे हुए,
एक विक्रम लड़का था, उसके साथ इसने बात की, जो है इकट्ठे ही पढ़ते थे, क्लासमेट थे या जो है इंस्टीट्यूट में थे। उसके बाद फिर जो है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का होता है, वो भागा, ये भी उठ के भागी। तो मेरे मन में इंप्रेशन था कि हो सकता है इन लोगों का अफेयर हो रही है, हो सकता है दुखी सुखी और इस प्रकार की चीजें। तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था मेरी तरफ से कि ये दुखी आत्मा लड़की, और इनकी तरफ से ये कि ये बुजुर्गों का एक टोला। तो उसके बाद भी जो है इस बात के ऊपर जो है इनका क्या इंप्रेशन था और बाद में कैसे बदला, दो बातें ये इस बात के ऊपर भी करें। ये बिल्कुल सच बात है कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वो ये था कि क्योंकि हम लोग तो थे यंग। देखिए 20-22 के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें 28 के लोग अपने से बहुत बड़े लगते हैं। तो सच में मुझे लगा था कि ये इन बुजुर्गों का आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अब पढ़ के क्या सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम लोगों का ये मानना था भाई जो डाइट में से आए हैं वो तो 20 साल के 22 साल के, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, 23-24 के होंगे। लेकिन ये देखिए ये सब चीज़ें अब हमारे केस में अगर देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं था। हम दोनों का एक दूसरे के प्रति जो इंप्रेशन बना फर्स्ट, वो गलत था, और वो जल्दी ही हमारी समझ में भी आ गया कि गलत है। तो इसलिए कहते हैं कि ये नहीं पता कि आपकी लाइफ की गाड़ी कहाँ किस डायरेक्शन में चलेगी, और ये नहीं मानना चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो आपने पहली बार देख लिया वही सदा रहेगा। बहुत बार आप लोगों को जज नहीं कर पाते हैं एक दो बार की मीटिंग से। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान को परखने की जरूरत होती है, समय बिताने की जरूरत होती है, तब आप इंसान की जजमेंट करना सीख जाते हैं। जी। एक और घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि मैं एक दिन खेत में पानी चला रहा था और उस दिन हम लोगों को मिलना था। पहले से डिसाइड था 3-4 दिन पहले से कि जो है हम उस दिन मिलेंगे। अब वो डे मुझे याद नहीं कि कौन सा दिन था। तो उस दिन हम लोग जो है वर्किंग डे तो था, उस दिन जो है बबीता का फ़ोन आया कि आप कहाँ पहुँच गए। मैं घर से निकल गई, घर से बात किए बिना निकल गई। मैं ये सोच रहा था कि जब फ़ोन आएगा पूछे तो कि भाई मैं आऊँ कि ना आऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर लेकिन ये तो इसने तो जो है घर से निकल के बताया। मैं खेत में पानी चला रहा था, मोटरसाइकिल स्कूटर कुछ भी था नहीं, वो जो है मेरे ख्याल से पवन पवित्र या कोई ना कोई लेके गया हुआ था। तो मैं खेत में और बिना व्हीकल के, तो वैसे जाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। अब जब तक मैंने 2-4 दोस्तों को कॉल वॉल किया कि इसके पास है, उस टाइम पर जो है थोड़े से झंझट थे। अब की तरह नहीं था कि भाई जो है तो एक एक दो दो गाड़ी खड़ी है, व्हीकल ज़्यादा कम होते थे तब। 18 साल पुरानी घटना है। तो मैंने जो है एक दोस्त से मंगवाई बाइक और फिर लेकर के जो है मुझे लगा कि हम लोग वैसे ही बात करेंगे। बबीता उस दिन जो है थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस थी, बोली पापा से आज ही बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा आज तो मैंने कपड़े भी ऐसे नहीं पहन रखे, मैं नहा भी नहीं रहा। एक तो यहाँ पर बड़ा सा पैच था यहाँ पर, जैसे काली रमन फिल्म है, काली रमन है ना, काली चरण, शत्रुघ्न सिन्हा की एक इतना बड़ा पैच यहाँ और एक इतना बड़ा पैच यहाँ पर था, बड़ा सा पैच। और बाल मेरे छोटे थे। और जैसे मैं बीमार हुआ था, टाइफाइड हो गया था, मोती झारा जिसको बोलते हैं, उसके बाद वो जो है रिकवरी के बाद की घटना है ये। और मैंने लाल टी शर्ट पहन रखा था, वो लाल टी शर्ट यहाँ कंधों पर से हो गया था वाइट, क्योंकि यहाँ सीधा वो जो है धूप गिरती है। यहाँ से था वो पिंक और अंडर आर्म्स में यहाँ से था वो रेड। तो एक इस प्रकार का टी शर्ट मैंने पहन रखा था। खेत में 2-3 होल के साथ जो घट्टे हो जाते हैं उनके साथ पुराना पजामा और टूटी हुई चप्पल थी। उनमें मैं जो है मिलने के लिए गया था। वहां जो है मिला, मिलने के बाद इसने कहा कि जो आज ही मिलना बहुत जरूरी है। और मेरी मोटी अकल में छोटी सी बात नहीं आई कि मैं दूसरे कपड़े ले लेता, वो भी नहीं मैंने किया। और इसके पापा के पास हम लोग पहुंच गए उन्हीं फटे कपड़ों में। पहला इंप्रेशन जब हम वहां पर गए तो इसने क्या सोचा, इस पर सुनिए। नहीं, उस टाइम मेरा कोई इम्प्रेशन नहीं था एक्चुअली, मैं उस नज़रिए से देख ही नहीं पाई थी। पर हाँ मुझे याद है कि मतलब कपड़े बहुत बेढंगे से पहने हुए थे परिमल, और चप्पल में पहुंच गए थे हम लोग बातचीत करने के लिए। और गए भी कहाँ, पार्लियामेंट हाउस, क्योंकि मेरे फादर पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थे। लेकिन मेरे पिताजी ना बहुत सुलझे हुए और समझदार आदमी हैं। वो किताबों में से हमेशा, जब से मैंने होश संभाला, मैंने हमेशा देखा वो किताबें पढ़ते थे। तो वो इस तरह के फादर नहीं है जैसे कि टिपिकल एक इंडियन फादर होते हैं कि भाई अपने बच्चों के साथ जो है ना कोई बातचीत ना कोई इस तरह की चीज़ें। जब परिमल को मैंने उनसे मिलवाया तो उन्होंने बैठ के इनसे बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, इनका एड्रेस लिया इनके गांव का, इनफैक्ट इनकी ज़मीन इनके घर के बारे में भी पूछताछ की। तो वो बड़े सुलझे हुए इंसान थे, समझदार इंसान थे, जिसका कि फ़ायदा मुझे मिला। और कहीं ना कहीं देखिए समाज की बंदिशें तो होती हैं। आज से 18 साल पहले तो इंटरकास्ट मैरिजेस को नेगेटिव तरीके से ही देखते थे। अब तो बहुत बदलाव आ गया, अब लोगों का दिमाग जो है थोड़ा सा विकसित हो गया और अब समझने लग गए लोग कि पहली चीज़ है इंसान का अच्छा होना। ये जात पात और ये सब चीज़ें सेकेंडरी पार्ट होता है। और सेकेंडरी भी क्या, बस मेरा तो ये मानना है अगर कोई पढ़ा लिखा काबिल इंसान है, जिसके अंदर लायकियत है, जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर काइंडनेस है,
वो इंसान किसी भी जात पात में हो, वो एक अच्छा इंसान कहलाने के लायक है। और जीवन साथी चुनते टाइम बजाय जात पात को प्रेफरेंस देने के आप इंसानियत को अगर प्रेफरेंस देंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि इंसान के साथ आपको रहना है, जात पात के साथ आपको नहीं रहना है। तो ये उस जमाने में जैसे मेरे फादर थोड़ा ब्रॉड माइंडेड आदमी थे, खूब पढ़े लिखे, उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, पर थोड़ा सामाजिक दायरा उतना एक संकीर्ण विचारधारा होती है आपके आसपास के लोगों की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो एक ब्लैक फेज कह सकते हैं लाइफ का, हमने भी देखा, मैंने भी देखा। बेसिकली कई साल हमारे जीवन के बड़ा एक नेगेटिव टाइम के साथ गुजरे, और फिर वहां से धीरे 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 सोचा लाइफ कैसे बेहतर होगी, कैसे बेहतर होगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स की इमेज को अच्छा बनाने के लिए ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मेरे पिताजी की अपब्रिंगिंग बहुत बढ़िया थी और उन्होंने अपनी बेटियों पे विश्वास करके कोई गलती नहीं की है। उनकी बेटियां इस काबिल थी कि वो सारे डिसीजंस खुद ले सकें। और मैं प्राउड के साथ कहती हूँ कि आज जितने रिलेटिव्स मेरे मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो वो सब प्राउड फील करते होंगे कि मैंने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया अपने जीवन साथी सही चुनने का, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा दी, इसके कारण से आज मैं यहाँ तक बैठी हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ। और इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे फादर का है, जिन्होंने सही टाइम पे मुझे समझा और कभी हमें ऐसा फील नहीं कराया कि हम लोग लड़कों से किसी भी चीज में कमतर हैं। हर चीज में, चाहे वो जीवन के फैसले लेने की बात हो, या वो पढ़ने लिखने की बात हो, या कोचिंग लेने की बात हो, या ट्यूशंस करने की बात हो, या इंडिपेंडेंट बनने का डिसीजन हो, इसमें हमें हमेशा पूरी आजादी मिली। और मैं तो हर पेरेंट्स को यही कहूंगी कि अपनी बेटियों पे विश्वास जताइए, अपनी बेटियों को मौका दीजिए, वो पढ़ें लिखें, काबिल बने। बेटियों के अंदर बहुत क्षमता है, बेटों के अंदर भी। कई लोग मैं देखती हूँ बेटों को भी परेशान करते हैं, तो अपनी बेटा बेटी को पूरा आजादी दीजिए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, ये बेटियों की भी जिम्मेदारी है। देखिए, अपनी मर्जी से शादी करना, जीवन साथी चुनना गलत नहीं है। गलत ये होता है कि जब आप बिना इंडिपेंडेंट बने, बिना अपने पैरों पे खड़े हुए किसी को भी उठा के शादी के लिए आप पिताजी के पास ले जाते हैं, ना आप खुद नौकरी में हैं, ना वो लड़का नौकरी में है, फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए, प्यार से जीवन नहीं चलता। प्यार 4 दिन तो चलता है, लेकिन जीवन भर नहीं चल सकता। जीवन भर आपको साथ चलने के लिए पैसा चाहिएगा। तो सबसे पहले अपना करियर बनाइए। जब आपका करियर अच्छा होगा ना, तो आप देखेंगे आपके रिश्ते भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी काबिलियत नहीं है, जिसके समाज सोसाइटी में इज्जत नहीं है, उसके रिश्ते अच्छे नहीं चलते। तो पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, काबिल बनाइए, पैरों पे खड़े होइए। उसके बाद अपने जीवन साथी का चुनाव कीजिए, और जीवन साथी भी ऐसा चुनिए जिसका मेंटल लेवल आपके जितना कम से कम हो, क्योंकि अगर मेंटल लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। एक दूसरे के मानसिक स्तर पे अगर आप होंगे तो आप एक दूसरे को समझने में ज्यादा बेहतर तरीके से सक्षम होंगे। जी, चलिए, आप लोग को जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए हम लोगों से, जैसे मिस हो रहा हो तो आप हम लोग जो है ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई जो है ये इस बात के ऊपर और जो है बात करें। जैसे हम लोगों ने फिर उसके बाद जो है ना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, पढ़ाई चालू करी, तैयारी चालू करी, अच्छा रिजल्ट आया, ये सब लोगों के सामने घटनाएं हैं। उसके बाद जो है टॉपर्स भी निकले, 100% रिजल्ट भी निकला, एसएससी सीजीएल का 100% रिजल्ट भी निकला। ये सब चीज़ें जो है इतिहास के मामले में दर्ज है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये लगता था कि बीच में हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, और ज़रूरत है देश में स्कूली शिक्षा के ऊपर काम करने की। तो हमने वो काम भी शुरू किया, रोजगार के ऊपर भी काम किया। आज भी नौकरी की गारंटी है, कल भी नौकरी की गारंटी थी। और बबीता मैम के बर्थडे पर हम लोगों ने जो है एक ऑफर भी दिया था। अब जो है कुछ घंटे बच गए हैं उस ऑफर के, आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। आईसीएस होमवर्क ऐप, वो 3,000 रुपये में आज के लिए चल रहा है। और सेंटर में एडमिशन के लिए हम लोगों ने 1 वीक का टाइम दिया था, उसमें 6,000 रुपये में आप 1 साल की फीस है, ये 6,000 रुपये सेंटर में जाकर के पढ़ सकते हैं। कल से ऐप 4,000 रुपये का हो जाएगा। और जो है लगातार जो है बच्चों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और लगातार बच्चों ने जो है ऐप लिया भी है। अगर आप तक ये बात नहीं पहुंची है तो आप जो उस ऐप को ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेंटर में जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं। ऐप से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन के लिए आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। सेंटर में जाकर के पढ़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वहां पर बच्चे होते हैं, ग्रुप होता है, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, प्रतियोगिता, प्रोत्साहन, ये बहुत सारे होते हैं जो कि आपको सेंटर में मिलते हैं। घर पे जाकर के आपको जो है डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार की पढ़ाई, स्कूली एजुकेशन पर भी हम काम कर रहे हैं, इस कोचिंग सेंटर में भी काम कर रहे हैं, ये सब लोगों के सामने है। और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हर बार जो है भर्तियों का रहता है। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, सेंटर में आकर के अपना जो है ये जो 1 हफ्ते का टाइम है वो। और
उसमें एडमिशन का, और ऐप के जो ये 2-4 घंटे बच गए हैं इसका, आप लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप पढ़िए। देखिए सिलेक्शन हम लोगों ने लिया, बबीता जॉब में लगी, मेरी भी जॉब लगी रही थी उसमें, जो है मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं ये सोचता था, जब मैं बबीता से मिला उससे पहले हमारा जो ये मेरा ये डिसीजन था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाऊंगा, कोचिंग सेंटर बनाऊंगा अपना, और वो डिसीजन मेरा सही रहा। उस डिसीजन में कहाँ दिक्कत है, और आज तो ये डिसीजन 100% प्रूव है। चलिए किसी दिन और जो है, जैसे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जो है मुझे लग रहा है अब हो गई, किसी दिन हम और बातें करेंगे कि जब जो शादी हुई तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, घर वालों का क्या था, रिलेटिव्स का क्या था, जब सेंटर किया घर वालों का, फैमिली का, रिलेटिव्स का क्या रिस्पॉन्स था, आज उनका क्या रिस्पॉन्स है, और हम लोगों को किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए अपने घरेलू रिश्तों में भी, बाकी चीज़ों में भी, और हमारा एक्सपीरियंस इस बात के ऊपर क्या कहता है। बहुत बार आंख बंद करके जो विश्वास करते जाते हैं तो नुकसान होता है, उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग जो है, जो जीवन के तजुर्बे, एक्सपीरियंस, और जो भी हमारे पास जो ये विरासत है, इसको अलग अलग माध्यमों से हम लोग जो है बच्चों तक पहुंचाते हैं। आप लोग इसको जो है शेयर कर सकते हैं वीडियो को। एक पेरेंट्स के नाम संदेश दे दो कुछ भी। सभी पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है। देखिए मेरे पास भी एक बेटी है, एक बेटा है। मैं एक माँ के नज़रिए से अगर देखूं तो अपने बेटा बेटी को खूब आज़ादी दीजिए और उन पे विश्वास रखिए, और उनको ये फील कराइए कि आप उन पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब एक विश्वास महसूस होता है ना कि मेरे ऊपर कोई विश्वास करता है, तो आपको थोड़ा सा विश्वास तोड़ने में भी बच्चा 10 बार सोचता है। अगर आप उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर उसको लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई इस तरह से विश्वास तो करता नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों पे विश्वास रखिए, उनको पढ़ने का मौका दीजिए, और ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है, जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कि इस विश्वास को तोड़िएगा मत। विश्वास तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप भाई अपनी जीवन साथी आप नहीं चुनेंगे तो ये विश्वास हो गया, नहीं, ये नहीं है। आप अपने करियर का निर्धारण, अपने जीवन साथी का निर्धारण ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आप अपने कपड़ों का निर्धारण करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज इस तरह से करने से पहले, क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव होती है शादी या आपका करियर, ये दो चीजें आपको पूरी जिंदगी, एक एक दिन परेशान कर सकती हैं अगर ये गलत हो। अगर आप गलत करियर में घुस गए हैं, अगर आपने जीवन साथी गलत चुन लिया है, तो पूरी जिंदगी सफरर बनना पड़ता है। और अगर ये दो चीजें ठीक हैं तो फिर आपकी जिंदगी का हर दिन बेहतर तरीके से बीतता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, खूब पढ़ो लिखो, काबिल बनो, और काबिल बनने का अवसर जिंदगी हर एक को देती है। अपॉर्चुनिटी बस आपको पकड़नी होती है, बाकी मौके सबको मिलते हैं। आपके पास 10वीं में अच्छे नंबर लाने का मौका था, आपने अगर लाए हैं नंबर अब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने गवा दिया। ऐसे ही 12वीं में अच्छे नंबर लाने का मौका था, अब आप अगर इस स्ट्रीम में हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपके पास फिर से मौका है। 2023 सच में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने वाला साल है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां आ रही हैं, इन नौकरियों में जरूरत है जम के पढ़ने की। तो आईसीएस में हम लोगों ने, आज मेरा 40th जो बर्थडे है, 40 साल की आज मैं हो गई, और 40 साल जीवन का एक बड़ा पड़ाव माना जाता है। इसलिए हमने एक दिन के लिए इस ऐप की फी जो है वो घटा के 3,000 रुपये पूरे साल की इसमें क्लासेस चलेंगी। और ये क्लासेस किसी स्टूडियो से नहीं होंगी, क्योंकि स्टूडियो में जो पढ़ाते हैं ना, और जब हम क्लास के बच्चों के सामने पढ़ाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टूडियो में पढ़ाते टाइम बच्चों के चेहरों की जो टीचर भांप लेता है कि ये वाला टॉपिक आया, ये वाला नहीं आया, ये स्टूडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए क्लासेस वो दी जाएंगी जो हम अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पूरा साल आप लोगों को वो क्लासेस मिलेंगी, रोज की 5 घंटे की हमारी क्लासेस होती हैं, ऐप पे आपको एज इट इज मिलेंगी। और इसकी जो प्राइस रखा गया है वो 3,000 रुपये पूरे साल का। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास ब्रांच है तो आप पहली प्रेफरेंस में ब्रांच पे जाइए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में, ऑनलाइन का मतलब एक कमरे में सिमट के पढ़ने में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की फीलिंग जो होती है वो दब जाती है। अगर ऐसा ना होता तो हर बड़ा अमीर आदमी अपने बच्चे को स्कूल ही ना भेजता, कॉलेज ही ना भेजता, वो अपने बच्चे के लिए सारी सुविधाएं घर में ही इकट्ठी कर लेता। लेकिन जो एक डेवलपमेंट होता है ना, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, एक बच्चा जो एक जितना जरूरत है उतना प्रेशर फील करे, वो सेंटर में ज्यादा फील होता है। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन बात है कि क्लासरूम टीचिंग इज फार बेटर देन इंडिविजुअल टीचिंग, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसीलिए दोनों चीजें हमारी हैं, फिर भी पहली प्रेफरेंस अगर आप जा सकते हैं तो आप कोचिंग सेंटर की तरफ जाइएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ बंधे होते हैं, जो नहीं पॉसिबल है, जैसे किसी का मान लीजिए 4 महीने का बच्चा है और केवीएस की वैकेंसी आ गई, उसको तैयारी करनी है, तो वो क्या करे, वो नहीं जा सकती हैं।
ऐसे लोगों के लिए कि जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उनका जाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए कुछ भी ना का आंसर है कि चलो ठीक है, जब पॉसिबल ही नहीं है तो आप ऐप से पढ़ लीजिए। अदरवाइज अगर आप ठीक ठाक हैं, आपके घर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको 4 घंटे 5 घंटे जाके पढ़ने से रोकती हो, तो फिर आपको सेंटर जाना चाहिए। सेंटर जाने से आपका दिमाग ना थोड़ा सा खुल भी जाएगा। नहीं तो आप एक कमरे में एक टेबल चेयर पे बैठे बैठे आदमी ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। तो खुश रह के पढ़िए और जिंदा दिल बने रहिए, उससे फिर पढ़ने का रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो यही कहना था। आज ये रात 12 बजे तक है और जो आपका ये सेंटर की फी है ये 6,000 फॉर 1 ईयर, पूरा 1 साल, यानी 2023 के दिसंबर तक की ये फी मानी जाएगी। और 2023 पूरा साल नौकरियों का साल है, तो 6,000 रुपए का मतलब हुआ 500 रुपए महीना, जिसमें कि एक बच्चा पूरा दिन यहाँ भी पढ़ेगा सेंटर में 5 से 6 घंटे, और फिर लगभग हमारे सेंटर्स में बैठ के पढ़ने की जगह होती है। तो शाम तक बच्चे बहुत सारे, मैंने कल भी बात यूट्यूब पे भी बोली थी कि शाम तक बैठ के बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जिनके घरों में नहीं है माहौल, क्योंकि हर किसी के घर अलग अलग रूम्स पॉसिबल नहीं होता बच्चों के लिए बनाना। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप 2023 में नौकरी चाहते हैं, तो आप सेंटर पे पढ़ने के बाद फिर अपना आधा पौना घंटा रेस्ट किया, थोड़ा बहुत यार दोस्तों के साथ बातचीत की, और फिर 2-3 घंटे बैठ के अपना सेंटर पे पढ़े। उससे आपका पूरा दिन यूटिलाइज हो जाएगा। और 1 साल अगर आप अपने ऊपर इस तरह से इन्वेस्ट कर लेंगे कि 4-5 घंटे टीचर्स की बातें सुनी, फिर 3-4 घंटे अपना सेंटर में ही बैठ के पढ़ लिए, अपने ग्रुप स्टडी कर ली, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस कर ली, तो आप देखेंगे 2023 का साल आपकी सच में आपके घर में सरकारी नौकरी का साल होगा, और फिर ये नौकरी आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है, जिसको इसको अवेल करना है वो कर सकता है। 6,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल की फीस महज 6,000 रुपए। ऐप अगर लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपए। 3,000 वाली स्कीम आज रात 12 बजे तक है, और ये 6,000 वाली 1 हफ्ते तक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूंगी कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपने घर की स्थिति को देख के ये सोचो कि मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ। बदलने का सबसे आसान रास्ता है पढ़ लिख कर काबिल बनना। तो जो लोग काबिल हैं वो अपने घर परिवार की स्थिति को बदल लेते हैं। सब मैंने जितने लोगों को देखा, सब जो थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं और सही रास्ते पे लगातार पढ़ते रहते हैं, वो सब आगे निकल जाते हैं। किस्मत फाइनली आपका साथ जरूर देगी, अगर किस्मत ये देखती है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, आप सेंटर में आएंगे, 6,000 रुपये, जो मन करे क्लास ले लो। जो मन करता है कि क्लास नहीं लेनी है, पुराने स्टूडेंट हो तो बाहर बैठ करके जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हो वैसे पढ़ लो। लाइब्रेरी में जाते हो तो 800 700 1000 रुपये तो फीस है ही, उससे सस्ती फीस पड़ेगी 500 रुपये महीना। 6,000 रुपये 1 साल, 500 रुपये महीना। तो आप सेंटर में जो क्लास लेना चाहो वो क्लास ले लो, और जिस टाइम पर बैठ के वैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ लो। शाम तक पढ़ते रहो। जो 1,000 रुपये जो आप लगातार लाइब्रेरी में देते हो तो वो भी देने की जरूरत नहीं है। टीचर्स का गाइडेंस लगातार आपके सामने है। तो इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकता है, और बढ़िया मैटर क्या हो सकता है। और लाइफ को हम अपनी जिंदगी के तजुर्बे, आज जो लाइन बोल रहे हैं लाइन बाद में भी बोलेंगे। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ बोल रहे हैं। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, 2023 में जॉब लगो। चलिए किसी और मौके पर फिर से बात करेंगे, और उन जो बातें मैंने बीच में उठाई थी उन चीज़ों के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये दिन बहुत बेहतर बना दिया, बहुत ज़्यादा यादगार बना दिया। 40वां जो ये जन्मदिन था ये बहुत ज़्यादा शानदार रहा। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी लोगों का, दोस्तों का, सभी ब्रांच वालों का, सभी स्टूडेंट्स का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जितने ब्रांच वालों लोग का भी मिलने आए, बहुत दूर दूर से बच्चे आए, कोई करनाल से, कुरुक्षेत्र से, सिरसा से, अंबाला से, फतेहाबाद से, नूह से, और लगभग सभी, हाँ, और यूपी की कुछ ब्रांचेस के बच्चे भी आए हुए थे मिलने के लिए। तो सभी लोगों का बहुत 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 सारा धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि मेरा ये दिन खास आप लोगों ने बना दिया। एक इंसान अकेला क्या एंजॉय करेगा। मान लीजिए आज मैं अकेली होती और सिर्फ 1-2 लोग मेरे आसपास होते, तो वो मजा नहीं आता जो मजा आपके साथ आया। बहुत एंजॉय किया। सबके मैसेजेस तो रिप्लाई नहीं कर पाई। यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे सबको धन्यवाद करती हूँ जिसने आज मेरे लिए दुआ मांगी, और भगवान से ये दुआ करती हूँ जिसने मेरे लिए ये दुआ मांगी है, जो आपने मेरे लिए दुआ मांगी, भगवान करे आपके परिवार में वो 10 गुना वापस लौटे। उन्हीं दुआओं के साथ मेरी तरफ से आज का बहुत 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 सारा शुक्रिया। ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्यार। मैं यहाँ थी सोनीपत में, लेकिन मैं जानती हूँ ब्रांचेस ने मेरा बर्थडे मनाया, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं बैठी यहाँ हूँ, लेकिन मेरा जन्मदिन, मेरे पैदा होने की खुशी लोग अलग अलग राज्यों में मना रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, और इससे बड़ा दिन एक टीचर के लिए नहीं हो सकता कि वो जहां नहीं है वहां के बच्चे भी उनको मिस कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, लव यू। तुम लोगों की वजह से मैं हूं,
और बस इतना वादा कर सकती हूँ आज के दिन कि जब तक मेरा शरीर ठीक रहेगा, मेरी बुद्धि मेरा साथ देगी, मैं पढ़ती रहूंगी, आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूंगी और जितना हो सकेगा उतना पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छा टीचर वो होता है जो मुश्किल चीज़ों को आसान जबान में अपने स्टूडेंट्स को समझा दे। तो मैं कोशिश करूंगी कि और बेहतर टीचर बनूं, जैसी हूं उससे और निखर के और बेहतर टीचर बन के आपके सामने नए नए कॉन्सेप्ट्स को लाती रहूं। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।